व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चा लोग? होप यू आर डूइंग वेल, स्टडिंग ऑसम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम तक के देख लिया था और अब हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, क्या था बेल्जियम में? क्या हुआ था कि श्रीलंका में तो प्रॉब्लम्स चल रही थी, बेल्जियम में भी थी। श्रीलंका ने क्या किया, सारी चीज़ें हौच पौच कर ली, लड़ाई झगड़े कर लिए, सिविल वॉर कर लिए। बेल्जियम ने बहुत अच्छे तरीके से उसको शॉर्ट आउट कर लिया था। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। कहाँ दे दिया था? एक तो उन्होंने पूरे के पूरे कंट्री में दे दिया था। डच रिप्रेजेंटेटिव्स इज इक्वल्स टू फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पे डच पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और ब्रसल्स में भी दे दिया था, उनकी कैपिटल में भी दे दिया था, जहाँ पे डच पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, फिर भी वहाँ का रिप्रेजेंटेशन कैसा था? डच इज इक्वल्स टू फ्रेंच था। साथ में उन्होंने क्या किया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म किया था, जो कि किसी भी कम्युनिटी के फीलिंग्स को हर्ट होने से बचाएगा, उनके लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनके फेस्टिवल्स, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि जो बेल्जियम था उसने क्या किया था, एक सिंपल सा वे यूज़ किया था पावर शेयरिंग का। कुछ पावर्स उसने डच कम्युनिटी को दे दिया था, कुछ पावर्स उसने फ्रेंच कम्युनिटी को दे दिया था, और साथ में एक कम्युनिटी पावर्स दे दी थी जो डच, फ्रेंच एज वेल एज जर्मन सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहा था। तो इस तरीके से पावर को शेयर करने से क्या हुआ था, वहाँ की कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई थी, सभी लोग हारमोनी से रहने लग गए थे, भाईचारे के साथ रहने लग गए थे, ब्रदरहुड्स के साथ रहने लग गए थे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, हमको इन दोनों कंट्रीज से क्या सीखने को मिलती है कि भाई ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में यदि अच्छे से प्रेम से बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोगों को रहना है, डाइवर्स एथनिक ग्रुप के साथ रहना है ना, या कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन, मतलब अलग अलग कल्चर को, अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले लोग यदि रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, पावर को शेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखो, ठीक है, ये जो हम लोगों ने देख लिया था यहाँ तक के आपका है, ये भी देख लिया था कि ब्रुसेल्स को क्या किया गया था, हेडक्वार्टर चूज़ किया था यूरोपियन कंट्रीज़ के फेडरेशन ने। इसके आगे तक के हमको देखना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा इन दोनों कंट्रीज से? हम लोगों ने सीखा था, ये कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल शो कर रहे थे, इसको एक बार और फिर से कर लेते हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। कि बेल्जियम में ये पता चल गया था कि सब लोग साथ में रहना है, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे की कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनके जो भी फेस्टिवल्स हैं, उनके लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उनके लैंग्वेजेस हैं, उनके कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और श्रीलंका में क्या हुआ था, ज़बरदस्ती जो अपनी मेजोरिटी थोपी जा रही थी सिन्हालास के द्वारा, ठीक है, बाय सिन्हालास, तो उससे क्या हुआ था, वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये मैंने इसलिए आपको रिविज़न करवाया है ताकि हम लोग आगे से अच्छे से पकड़ सके, बाइंड अप कर सकें, और साथ में क्या है, एक बार फिर से रिविज़न हो जाए तो काम ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन मेन पॉइंट्स में। ये जो चीज़ें ना, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, वैसे आप लोग इतने अच्छे लेवल पे हो अभी, ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लेवल पे हो भाई, कि छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करो, और जो मेन जो पॉइंट्स है ना, उसको बहुत अच्छे से मन में रखो, ताकि बेटर वे में आप लिख सको, क्योंकि पूरा का पूरा बेस जो होता है वो एनसीईआरटी ही होता है। देखते हैं आगे, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों इतना डिज़ायरेबल है, क्यों इसकी इतनी चाहत है, सबको इतनी ज़रूरत है इसकी। ठीक है, 10 चाहत, ज़रूरत, कोई रोमांटिक उसमें नहीं चले जाना किसी की थिंकिंग में, आगे पढ़ लो। 10 टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, कौन कौन से रीजन्स दे सकते हैं इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग? ठीक है, फर्स्टली क्या रीज़न दे सकते हैं भाई पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है करके? इसका फर्स्ट रीज़न अपन दे सकते हैं, मार्क करके चलो इसको। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्योंकि ये पावर शेयरिंग के थ्रू क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स। मतलब यदि सारे अलग अलग ग्रुप्स के पास पावर्स होंगी, तो वो क्या होगा, उससे एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि भाई तुम्हारे पास भी पावर्स है, हमारे पास भी पावर्स है, तुम भी अपना फेस्टिवल मनाओ, हम भी मनाते हैं, तुम अपने लैंग्वेज में बात करो, हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, हारमोनी बनी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है, आगे देखते हैं।
Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is good way to ensure the stability of political order. देखो क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है ना, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और यदि किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम ही अनस्टेबल हो गया तो कंट्री को कौन संभालेगा। अलग अलग लेवल पे यदि पावर शेयर नहीं हुआ, अब भाई जो नेता होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके भी कुछ रिलीजन है, उनके भी कास्ट होते हैं, यदि वो लोग भी इन चीज़ों में भिड़ गए तो देश को संभालेगा कौन। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, जो कि पावर शेयरिंग के मतलब जो पावर शेयरिंग के लिए तो होती नहीं है। ठीक है, मतलब पावर शेयरिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। और साथ में ये कंट्री को जो है पूरी तरीके से अनस्टेबल कर देती है, जिससे इकोनॉमिकली और या बोल सकते हो वायलेंस हो सकता है, इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है, सोशल डिसबैलेंस हो सकता है कंट्री में। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, शायद थोड़ा सा हो नहीं पाया, कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि अलग अलग जो है कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके, लड़ाई अवॉइड किया जा सके, और साथ में जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स होती है उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखे। यदि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो लड़ने भिड़ने लग गए तो देश को कौन संभालेगा। ठीक है, क्यों लड़ने लग गए, क्योंकि अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की तरफ से लड़ने लग गए, तो फिर ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस वजह से क्या है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. देखो क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको। Imposing the will of majority community over others, ठीक है, imposing the will of majority community over others, मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो यदि अपने बिल को किसी और कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटीज़ के ऊपर थोकेगी तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, हाँ चल मेरी बात मान रहे हैं और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इनके पास। लेकिन बाद में क्या होगा, धीरे धीरे माइनॉरिटीज़ के अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा और एक दिन वो फट जाएगा। आप बलून्स में हवा भरते हो, एक लेवल तक के ठीक होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, ओवर होते होते वो ब्लास्ट हो जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा कि यदि कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने विल्स को ज़बरदस्ती किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर थोपेगी तो एक टाइम के बाद ये बहुत ही बैड इफेक्ट देगा, जो कि पूरी के पूरे नेशन के लिए बहुत बुरा होगा। पूरे नेशन मतलब पूरी की पूरी कंट्री की यूनिटी को वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसीलिए क्या चाहिए कि पावर का शेयर होना ज़रूरी है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, ताकि सारी की सारी कम्युनिटीज़ आपस में ब्रदरहुड के साथ रह सके, जैसा कि बेल्जियम ने अपनाया था। आगे देखते हैं। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings rule to the majority as well. देखो टायरेनी मतलब होती है काइंड ऑफ तानाशाही बोल सकते हो, या ज़बरदस्ती अत्याचार करना, अपनी चलाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये माइनॉरिटी के लिए तो बुरा होता ही है, साथ में मेजॉरिटीज़ जो होती है ना उनके लिए भी कुछ खास सही नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो लोग कभी जो है ना कि अपनी ही कम्युनिटीज़ के साथ बुरा कर लेते हैं, कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए कि वो उनके खुद के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा साबित होता है। ठीक है, तो ये भी है। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट होता है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, वो भी देखते हैं अपन। वेट अ मिनट। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, deeper reason why power sharing is good for democracies. पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब ऐसी जगह होती है, ऐसा कंट्री होता है जहाँ पे जनता अपने लीडर को इलेक्ट करती है। ठीक है, पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी की आत्मा है। ठीक है, मतलब यदि डेमोक्रेसी है मतलब अलग अलग लोगों ने मिलकर किसी एक लीडर को इलेक्ट किया है, तो वैसे ही बहुत सारे लीडर सिलेक्ट होंगे। यदि वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं होगी तो उनके बीच में लड़ाई होगी, अल्टीमेटली वो किसको अफेक्ट करेगी, जनता को करेगी। ठीक है, तो ये जो है ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। इसलिए पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड टू मेंटेन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग इज़ मस्ट। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. देखो क्या है, ये बहुत ही अजीब सी लाइन इसमें बोली गई है, इसको आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. मतलब पावर शेयरिंग, ठीक है, डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग उनको इफेक्ट करता है जो इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब जो कि
देश को चला रहे हैं, जैसे कि हो गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, नेता वेता लोग, एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स अफेक्ट, और वो लोग जिनको इस पावर शेयरिंग के या ये जो भी चीज़ें होती है डेमोक्रेसी के या पावर शेयरिंग के अफेक्ट के साथ रहना है, उन सबकी लाइफ को क्या अफेक्ट करेगा, डेमोक्रेसी या पावर शेयरिंग अफेक्ट करेगा। यदि प्रॉपर पावर शेयरिंग होती तो पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा, सब कुछ अच्छा होगा, अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट मिलेगी। यदि नेगेटिव वे में चला जाता है या एक कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी बोल सकते हो, अपनी विल्स को थोपेगी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये पावर शेयरिंग का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर भी जो देश को चला रहे हैं, और उनके ऊपर भी जिनको इन सारे रूल्स के साथ चलना है, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप लोग? जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताओ। आगे देखते हैं। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ठीक है, लोगों के पास क्या अधिकार होता है डेमोक्रेसी में, उनके पास ये अधिकार होता है जानने का कि वो किस तरीके से गवर्न हो रहे हैं, मतलब उनकी सरकार अपनी गवर्नमेंट को किस तरीके से चला रही है। अब सरकार तभी तो चलाएगी ना भाई, गवर्नमेंट तभी तो चलाएगी जब जनता होगी, जनता ही नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे। ठीक है, तो पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर इलेक्टेड, मतलब गवर्न, सॉरी, ऑन हाउ दे आर गवर्न। ठीक है, तो मतलब कि ये होता है, जैसे आरटीआई आपने सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको लगा के हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये होता है, ये डेमोक्रेसी में राइट होता है जनता के पास। यदि पावर शेयरिंग नहीं हो तो धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी भी कंट्री से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर तो जनता का रूल कहाँ रह जाएगा, फिर तो अलग अलग कम्युनिटीज़ का रूल ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो जाएगी, और डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग को पूरी तरह से इफेक्ट करती है। क्या बोल सकते हो, पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, देखो, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। देखो, एक आइडियल गवर्नमेंट क्या होता है, वेट अ मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सॉरी प्लीज़। ठीक है, हाँ, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन। ठीक है, यहाँ पर है, अपन लोग भूल जाते होगे आप लोग। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सिटीजन्स क्या करें, अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू, मतलब अपने अधिकारों को जान के, अपने जो है राइट्स को, अपने राइट्स के बारे में अवेयर होके वो गवर्नमेंट के संचालन में या गवर्नमेंट के कंडक्शन में जो है एक स्टेक होल्डर रहे, एक शेयर होल्डर रहे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लोग जो है, सिटीजन जो है, वो अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को समझ के जो है गवर्नमेंट के काम में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन दिखाएं। डायरेक्टली नहीं दिखा सकते तो इनडायरेक्टली दिखाएं। यदि कोई डिसीजन हो रही है तो उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में जो है अपनी राय दें। अलग अलग अभी तो बहुत सारे मीडियम्स होते हैं ना, प्रिंट मीडिया हो गया आपका, न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए, एफबी, ट्विटर, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके थ्रू जो है अपने ओपिनियंस गवर्नमेंट तक के पहुँचाएँ। ये सारी चीज़ें पब्लिक कर सकती है डेमोक्रेसी में। ठीक है, अपना पार्टिसिपेशन दे सकती है, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी चलने में आसानी होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट को समझ आएगा कि किस किस लेवल पे पावर को शेयर करना ज़रूरी है, ताकि कंट्री जो है वो अच्छे से स्मूथली रन हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। देखो, हम लोग फर्स्ट जो रीज़न है उसको क्या बोल सकते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न बोल सकते हैं। प्रूडेंशियल मतलब ये जो वर्ड है ना प्रूडेंशियल, इसको अपने को थोड़ा सा मार्क करके चलना है, क्योंकि ये आपकी बुक में हाईलाइटेड भी है। ठीक है, कहीं पर तो है, देखो प्रूडेंशियल क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, प्रूडेंशियल मतलब होता है कि गेन्स और लॉस के जो है उसको मेज़र करने के लिए। ठीक है, मतलब कितना सही है, कितना गलत है, कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उस बेसिस पे यदि हम किसी रीज़न को निकालते हैं तो वो होता है प्रूडेंशियल। ठीक है, और जो देखो मतलब कि सीधी सी बात है कि पावर शेयरिंग का जो हम लोगों ने फर्स्ट रीज़न देखा है ना, कि
वो क्या है, वो प्रूडेंशियल रीज़न है। मतलब पावर शेयरिंग का फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा डिज़ायरेबल क्यों है हमको, ये प्रूडेंशियल रीज़न है। इसमें हमको ये पता है कि यदि पावर शेयरिंग होगी तो हमको क्या लॉस होगा, सॉरी पावर शेयरिंग होगी तो हमको क्या गेन होगा और नहीं होगी तो हमको क्या लॉस होगा, ये हमको बताया गया है। जो सेकेंड रीज़न है जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है वो क्या है, वो मॉरल रीज़न है। ठीक है, मॉरल मतलब आप सबको ही पता है कि ये हमारी फीलिंग्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि प्रूडेंशियल इज़ अ प्रैक्टिकल रीज़न एंड moral reason is a moral reason। ठीक है, while prudential reasons stress that power sharing will bring about better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable। ठीक है, प्रूडेंशियल रीज़न क्या बताता है, पावर शेयरिंग की गेन्स एंड लॉस को बताता है कि हमको उससे क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं, और मॉरल रीजंस क्या बताता है, पावर शेयरिंग की वैल्यू को बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से पावर शेयरिंग के दो रीजंस हो सकते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न हो सकता है और मॉरल रीज़न हो सकता है। ठीक है, देखो ये जो वर्ड्स हैं थोड़े से टफ लग रहे हैं, एक काम करते हैं एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल को फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि पावर शेयरिंग होगी तो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरा रीज़न ये है कि यदि पावर शेयरिंग होती है तो पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, नेताओं के बीच में भी झगड़े नहीं होंगे अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को लेके, और इससे क्या होगा, देश जो है वो स्मूथली चलेगा। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूडेंशियल रीज़न हो गया। मतलब इससे हमको ये पता चल रहा है कि पावर शेयरिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। दूसरा रीज़न हम लोगों ने देखा कि पावर शेयरिंग किसकी स्पिरिट है, वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। यदि पावर शेयरिंग का लेवल गड़बड़ाता है, पावर शेयरिंग सही से नहीं होती, तो डेमोक्रेसी को भी ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, और इससे क्या होगी, कंट्री की पूरी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जनता के पास भी राइट होता है कि वो गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के साथ अपना पार्टिसिपेशन दे सके देश को रन करने में, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली दे सकते हैं, अपने ओपिनियंस रख के, आरटीआई लगा के, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा के। और ये सारी चीज़ें किसको इफ़ेक्ट करती हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं जो इस देश को चला रहे हैं, जिनके पास पावर्स होती हैं उनको भी पावर शेयरिंग इफेक्ट करती है। और जिन लोग उस पावर्स के थ्रू चलते हैं, जैसे कि पब्लिक हो गई, पावर किसके पास होती है, नेताज के पास होती है, ठीक है, लीडर्स के पास होती है, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पावर शेयरिंग का होना या नहीं होना इफेक्ट करेगा, और देश की जनता को, पब्लिक को भी ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो रीजंस देख लिए, पहला था प्रूडेंशियल रीज़न और सेकंड था मॉरल रीज़न जो कि वैल्यू को बताता है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करो, मैं और कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो स्टोरीज दी हुई है ना आपकी, ठीक है, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, खलील्स डायलेमा वगैरह जो है ये सब आपको पढ़ना है, ये एक आपका विज़न डेवलप करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के कितने सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये वाला वीडियो यहीं पर पॉज करते हैं। ठीक है, ये आगे जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हो सके आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, जहाँ पे भी डाउट्स आ रहे हैं उसको क्लियर करो। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए जितने ज़्यादा लोगों को हो सके आप ये सारी चीज़ें बताओ और अपने दोस्तों की भी हेल्प करो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, और अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो, बाय बाय।